हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 का गणित में इस चैनल पर पढ़ाता हूं और कक्षा 10 का गणित में आज मैंने स्टार्ट कर दिया इसका पहला पार्ट यानी अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्याओं की मैं आपको जो प्रश्नावली 1.1 में आपको कराऊंगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में आपको इस वीडियो में कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस चैप्टर के बारे में समझ लेना बहुत ही आवश्यक होगा। देखिए, इस चैप्टर का नाम बेटा वास्तविक संख्याएं। ये संख्याएं क्या होती हैं इसको हम लोग पहले विस्तार से समझेंगे। देखिए, हम बात करते हैं कि संख्याएं, ये संख्याएं जो होती हैं ये बेटा जिसको हम लोग कहते हैं नंबर, ये संख्याएं बेटा दो प्रकार की होती हैं। देखिए, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आप चैप्टर को विस्तार से नहीं समझ पाएंगे और आपके पास अधूरा ज्ञान रह जाएगा। इसलिए आपको पूरा ज्ञान लेने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, क्या होती संख्याएं होती हैं और संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती वास्तविक संख्याएं और होती काल्पनिक संख्याएं। यानी संख्याएं बेटा दो कैटेगरी में आती है, एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्याएं। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये कक्षा 10 गणित में नहीं है। बात हमारी समझ रहे हैं, ये कक्षा 10 गणित में आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। यानी कक्षा 10 में काल्पनिक संख्या नहीं है, ये आपको पढ़ने को मिलेंगी तो कक्षा 11 में आपको पढ़ने को मिलेंगी। इतनी बात आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं जो हैं ये आपको कक्षा 10 में नहीं पढ़ने को मिलेंगी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ठीक बेटा, फिर क्या आपके सिलेबस में है? आपके सिलेबस में है ये वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं जो हैं वो आपके सिलेबस में है। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं बेटा 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। पहली क्या, वास्तविक संख्या 5 भागों में बट गई हैं। एक होती प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा होता पूर्ण संख्याएं, तीसरा होता परिमेय संख्याएं और चौथा होता हमारा अपरिमेय संख्याएं, पांचवें होते हमारे पूर्णांक। इतनी बात आप समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके बेटा, कि संख्याएं जो होती हैं वह दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं। और वास्तविक संख्या यही आपका पहला चैप्टर है कक्षा 10 गणित में, वास्तविक संख्याएं। इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है कक्षा 10 में, पहला चैप्टर। इसी हम वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिएगा। अब ये 5 वास्तविक संख्याओं के 5 भाग हो गए। अब देखिए, इनको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। बहुत ध्यान समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, विस्तार से समझेंगे। पहले नंबर 1 क्या है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें बेटा तो इसको हम लोग जो है एन से डिनोटेड करते हैं। एन से मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल। तो यानी एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार आप जितनी भी संख्या लिख पाएं ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। प्राकृतिक संख्या जो होती है बेटा वो हमारी 1 से शुरू होती है, यानी 1 से लेकर के हम संख्याओं को गिनते चले जाएं वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की। किसका कहता है, पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं की बात करें हम तो पूर्ण संख्याओं को बेटा हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एक सूत्र होता है वो बहुत बढ़िया है याद करने वाला, कि W बराबर जो होता है वो हमारा होता है 0 और प्लस का n। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं तो उसमें हम क्या करें, यानी जो हमारे नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है उसमें केवल हम 0 को मिला दें और बाकी सब वही संख्या लिख दें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। बात समझ में आ रही होगी बेटा। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं।
देखिए यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारे पास वो हमारी 1 से शुरुआत होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो हमारे पास वो 0 से शुरुआत होती है। यानी कुल मिलाकर आप यह समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में केवल 0 नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्याओं में 0 होता है। और इनको पूर्ण संख्याएं क्यों कहा गया? क्योंकि जब इसमें 0 मिल गया तो अब दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं बची है जो इसमें सम्मिलित ना हो। लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं मिला था, उसमें 0 नहीं मिला था, लेकिन इसमें 0 मिल गया, इसलिए पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो ध्यान देखिएगा, पूर्णांक को जो बेटा है हम लोग किस प्रकार लिखते हैं? पूर्णांक को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? जेड से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्णांक को लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और इसके आगे हम जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार इस साइड में जब चलेंगे तो जैसे यहाँ 1 तो यहाँ -1, यहाँ पर -2, -3, -4, -5, -6 लिखेंगे। यानी 0 से इस साइड में हमारे प्लस वाले नंबर रहेंगे और 0 से इस साइड में जो रहेंगे माइनस वाले नंबर रहेंगे। तो इन संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इतनी बात बेटा क्लियर हुई है? इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग, अभी हमारी 2 संख्या बची है, परिमेय संख्याएं। हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। बहुत ध्यान देखिए, परिमेय संख्याएं, ये हमारे पास परिमेय संख्याएं। तो ध्यान दीजिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए जो संख्याएं P/Q के प्रकार की होती हैं, P/Q के प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। समझ रहे हमारी बात को? जो संख्याएं P/Q के प्रकार की होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ध्यान रहे इसका जो Q होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतनी बात बेटा क्लियर है कि P/Q के प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, और इसमें Q जो है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और भी आपको एक बात याद रखनी है कि P और ये Q, P और Q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये दोनों बेटा क्या होने चाहिए? ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इतनी बात हमारी समझ रहे हैं? यानी P और Q है ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और एक बात आपको और भी समझनी है कि इनका जो HCF होगा, इसका HCF P और Q वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर P और Q दोनों का जो HCF है वो अगर 1 है तो आप समझ लीजिएगा वहां पर ये परिमेय संख्या है। चलिए उदाहरण थोड़ा बता दे रहे किस प्रकार की होंगी। जैसे कि लिखा हमारे पास 1/2, तो ये 1/2 संख्या जो है वो हमारे पास परिमेय संख्या कहलाएगी। इतनी बात समझ रहे? 1/2 P की जगह पर हमारा 1 है, Q की जगह पर 2 है, तो इस प्रकार की संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ले सकते हैं और भी, जैसे कि 3/7 ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती। ठीक, इस प्रकार बहुत सी संख्याएं, इस प्रकार हम अनेक संख्या ले सकते हैं, वो सभी हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। किसकी बात करते हैं बेटा? अपरिमेय संख्याओं की। तो इसमें आपको क्या समझ लेना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं? यानी वो सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं। भाई परिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सीधी बात समझिएगा। तो अब ये कौन सी, जैसे यहाँ पर लिखा √2 या √3 या फिर कहते हैं √5 या फिर √7। ठीक, तो इस प्रकार की संख्याएं जो होंगी वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, अर्थात जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अब देखिए इसके अलावा अगर हमारे पास क्या होता, √4 होता, तो देखिए √4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाता तो बराबर ये 2 बच जाता, तो हमारा क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या बन जाती। इसे ध्यान रखना है कि हमें परिमेय संख्याएं नहीं, हमें अपरिमेय संख्या लिखनी। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट से बाहर ना निकल सके। जैसे कि 2 है, क्या 2 रूट से बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। 3 निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। इसके अलावा और भी संख्या होती है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे 1.001, उसके बाद में 00001
और डॉट डॉट, इस प्रकार जो लिखी होती है संख्या वो भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? देखिए, क्योंकि एक के बाद 5 लगा और 2 जीरो के बाद 1 आया, अगली बार 3 जीरो के बाद 1 आया। अब आप समझ सकते हैं अगली बार जो होगा ना वो 4 जीरो के बाद 1 आएगा, अगली बार जो होगा ना वो 5 जीरो के बाद में 1 आएगा। तो इस प्रकार ये संख्या कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अब की बार 6 जीरो के बाद आएगी। तो इस प्रकार की भी संख्याएं जो होंगी वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये संख्या समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बेटा हम बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले हम एक बात इसमें सीखेंगे, इसमें हमें एक फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। जो हमारा फार्मूला यानी कि हमारी परिमेय होगी जिसका नाम होगा यूक्लिड विभाजन परिमेय। इतनी बात समझिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय, यानी पहला ही सवाल आपको एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेनी है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा ही इस एक्सरसाइज में सभी सवाल लगने वाले हैं। तो चलिए हमने मान लिया कि यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाने के लिए हमने मान लिया आपके पास 2 नंबर हैं, एक ए है और एक बी है। मान लीजिए केवल जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, लेकिन तब तक आप केवल देखिएगा कि ए और बी 2 नंबर हैं और जहां पर ए नंबर जो है वो बी से बड़ा है। तो अगर ए नंबर बी से बड़ा है तो ए वाले नंबर को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ए बराबर और बी क्यू और प्लस आर। अगर ए वाला नंबर बड़ा है बी से तो इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर ले सकते हैं। और जहां पर ये क्यू जो होगा हमारा वो होगा भागफल, वो बेटा क्या हो जाएगा हमारा भागफल, और जो आर होगा वो हमारा हो जाएगा शेष फल। इतनी बात क्लियर है? ठीक। और एक बात ध्यान, जो आर जो होगा ना वो हमारा, यानी जहां आर की जो वैल्यू है वो हमेशा ही बी से छोटी रहेगी और 0 से हमेशा बड़ी या फिर बराबर भी हो सकती है। बस इसी परिमेय को हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। अब ध्यान समझते हैं कि हम इसको प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर 2 नंबर ले रहे हैं, एक मान लिया हमने 5 नंबर है और एक 2 नंबर है। इन 2 नंबर यानी एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि इसका प्रयोग आपको किस प्रकार करना है। तो हमने मान लिया ए का काम कर रहा है 5 और बी का काम कर रहा है 2। तो आपको पता है कि यहाँ पर ए बड़ा था तो यहाँ पर 5 2 से बड़ा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो हम क्या काम करेंगे, 2 से भाग करेंगे। और किसको भाग करेंगे बेटा, 5 को भाग करेंगे। इतनी बात क्लियर है? 2 से भाग करेंगे 5 को। तो देखिए 2 का पहाड़ा इतनी बार पड़ेगा कि 5 से अधिक ना हो पाए। तो आपको पता है 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 5 से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो है यानी हमारा एक क्या बचा, शेषफल, यानी ये काम कर रहा है आर का इन रिमाइंडर, और यहाँ पर जो 2 जो है वो हमारा काम कर रहा है क्यू का। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब देखिए हम इस 5 को, यानी यहाँ पर ए को इस प्रकार लिख सकते थे, तो उसी प्रकार हम इस 5 को कैसे, देखिए ए बराबर लिखा था तो वैसे यहाँ 5 हमारा, तो 5 को कैसे लिखते, तो यहाँ लिख देंगे हम कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से। कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यानी ए बराबर लिखा था तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 बराबर। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बी क्यू, तो तुम्हारा यहाँ पर बी की वैल्यू तो बी था ही, तुम्हारा बी की वैल्यू 2 है तो 2, और गुणे में क्या क्यू, तो क्यू की जगह आपका 2 है तो 2, फिर प्लस का आर, तो आर की वैल्यू तुम्हारे पास 1 तो 1। अब देखिए ये आपका सवाल सही लग रहा है या गलत लग रहा है, तो उसके लिए एक तरीका होता है। इधर तो हमारा 5 है, यानी इधर 5 है तो इधर पूरा सोल्व करके 5 ही आना चाहिए। अगर इधर वाला सोल्व करके 5 आ रहा है तो समझिए सवाल को हम लोग सही लगा रहे हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 और प्लस का यहाँ पर 1, तो यानी 5 बराबर 4 और 1 5। इस प्रकार जो है हम इस यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? इस प्रकार जो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। देखिए ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि इसको समझने से
आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को पूरी तरह से पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसको सही से कर पाएंगे। तो ठीक बेटा, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ठीक बच्चे, ज्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूं प्रश्नावली पर। तो ध्यान समझिएगा, ये मैं करने जा रहा हूं कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1, यानी जो प्रश्नावली जो आपसे एनसीईआरटी की किताब जो ली गई है, ये बेटा मैं एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी किताब से मैं आपको प्रश्नावली कराने जा रहा हूं, जो 1.1 है, जिसका प्रश्न संख्या 1 मैं इस वीडियो में करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक हम लोग इसका बेसिक समझ रहे थे, अब मैं यहां से प्रश्नावली करने जा रहा हूं। तो ध्यान समझिएगा, ये हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें लिखा है, प्रश्न पहला है जिसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको सिखाया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो बस अब हमें पहले सवाल में जो 1.1 का पहला सवाल है, इसके 3 सवाल यानी पहले सवाल के 3 सवाल है, 1 A B C। इन तीनों सवालों में हमें इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो ध्यान समझिएगा, हमने यहाँ पर पहला सवाल यानी यहाँ सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहला सवाल ले लिया है जो है x। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 135 और 225 को मैंने वैसे ही उतार दिया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी है। तो मैंने माना कि यहाँ पर है ही, ये 225 क्या है बेटा, बड़ा है, और 135 छोटा है। और तभी हमने यहाँ पर चिन्ह लगा दिए। ये बड़ा वाला चिन्ह किसकी तरफ लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, जो संख्या छोटी होगी उसकी तरफ एक छोटा वाला चिन्ह लगेगा। इतनी बात समझा रहे। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि भाग हम लोग हमेशा छोटी से बड़ी वाली संख्या को करते हैं, यानी अगर हमें 2 और 5 में भाग करना है तो हम 2 से 5 में भाग करेंगे। तो वैसे यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी, 135 छोटी है। देखिए तो छोटा वाला मुंह 135 की तरफ है, तो 135 को बाहर लिख दिया और 225 को हम अंदर लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि भाग हम लोग करते थे छोटे क्लास में वैसे ही करना है, यानी 135 से हम कितना डालें ताकि 225 से अधिक ना हो। तो आप भी यार यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर 135 में अगर हम 2 डाल देंगे तो 135 दुना 270 हो जाएगा, जो कि 225 से अधिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 नहीं डालना, 2 हमें बिल्कुल भी नहीं डालना। हमें कितना डालना, केवल 1 ही डालना, यानी 135 कम 135। इतनी बात क्लियर हुई। यानी जब 1 डालेंगे तो 135 कम 135 ही हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, 5 से 5 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 से 3 तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ लेंगे दाही में लेंगे 10, और 10 और 2 12, 10 और 2 12 हो जाएंगे। और 12 से जब बेटा 3 जाएंगे तो बचेंगे 9, यानी 90 हो गए। अब इतना आप समझिए, कितना बचा, 90 बचा। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखिए ये हमारा किस, यानी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें लगाना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर स्टेप लिखेंगे, यानी हमने एक स्टेप का काम कर दिया तो यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। आपको ये सूत्र याद होगा, अभी मैंने पीछे बताया, जो होता है A बराबर BQ प्लस R होता था। यानी जहां पर A क्या, देखिए A बड़ी संख्या होती थी। देखिए हमने बता दें A, तो A की जगह पर आपका क्या है, A, यानी A का आप कर रहा है, A का काम कर रहा है यहाँ पर ये 225, और ये जो है ना ये बेटा 135 काम कर रहा है B का। तो A बराबर BQ प्लस R होता है, तो A की जगह क्या लिखेंगे 225, तो A की जगह पर 225 लिख दिया। बराबर है तो बराबर लगाएंगे, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B की वैल्यू 135, तो B की वैल्यू 135। फिर गुणे में क्या होता था, Q का मतलब जो हमारा भागफल आता था, ये Q हमारा ये है, तो Q की जब 1 लिख देंगे तो गुणे में 1। फिर प्लस का R का मतलब शेषफल यानी रिमाइंडर, तो हमारा शेष कितना बचा 90, तो प्लस का 90। इस प्रकार हमारी एक स्टेप कंप्लीट होती है। या आप एक बार इसको फिर से देख लें, यानी जिससे भाग करेंगे जो हमारी बड़ी संख्या होगी 225, वो 225 बराबर 135, और गुणे में क्या Q, तो Q हमारा 1 है, तो 1, और प्लस का R का मतलब शेष पर 90, तो 90। यहाँ तक हमारी एक स्टेप हो गई। अब चलते हैं बेटा दूसरी स्टेप की तरफ। तो दूसरी स्टेप किस पर करेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए दूसरी स्टेप यहाँ पर करेंगे हम लोग, 90 से में भाग करना है 135। देखो यहाँ पर शेषफल 90 बचा था, अभी हम भाग हमने किससे किया था 135 से, तो 90 को लिखेंगे बाहर और 135 को लिखेंगे अंदर। अब देखिए 90 में यहाँ पर कितना डालें ताकि 135 से अधिक ना हो पाए। तो हमें पता है अगर हम 2 डाल देंगे,
अगर 2 बार डालेंगे तो 90 दूना हो जाएगा 180। तो 90 दूना जब हो जाएगा 180 तो वो हो जाएगा 135 से अधिक। तो आपको 2 नहीं डालना है, यहाँ पर भी आपको 1 ही डालना है। तो कितना पड़ेगा, 90 कम 90। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 5 से 0 जाएगा तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 5, और 13 से 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 4। इतनी बात है समझ में। अब हमारी एक स्टेप और हो गई, तो हम क्या काम करेंगे, सेकेंड स्टेप लिखेंगे यहाँ पर, स्टेप सेकेंड किस प्रकार होगी अभी होता है ए। तो अब की बार हमारा ए का काम कौन कर रहा है, देखिए 135, तो यहाँ लिख देंगे 135, समझ रहे, बड़ा कौन सा 135 और बराबर कितना 90, तो 90 लिख देंगे यहाँ पर, गुणे कितना गया भागफल 1 गया 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस क्या बचा शेषफल, तो शेष कितना 45, तो शेषफल हो गया हमारा यहाँ पर 45। इस प्रकार हमारी स्टेप सेकेंड भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम इसके आगे, ये हम इसको जब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 नहीं हो जाएगा। तो अब हम भाग करेंगे 45 से, और किसमें भाग करेंगे बेटा 90 में, 45 हमारा शेष बचा, अब भाग करेंगे 90 में, तो 90 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कितना पड़ जाएगा, हम सभी लोग जानते हैं 45 दूना 90 होता है, तो यहाँ पर डाल देंगे 2 और आ जाएगा 45 दूना 90। अब 90 90 से घटाएंगे तो ना 0 बचेगा। अब यहाँ पर हमारी बन जाएगी स्टेप थर्ड, ठीक है, स्टेप थर्ड कितना 90 है तो 90 लिखेंगे, बराबर में कितने से भाग किया 45 से, तो 45 लिख देंगे, कितना भागफल गया 2, तो 2 लिख देंगे, शेष में कितना बचा 0, तो 0 बस। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि HCF ज्ञात कीजिए। अब आप अपने दिमाग में बात को बिठा लें कि HCF हमारा कहाँ से आएगा, यानी जो भी नंबर आकर के यहाँ पर 0 बना देगा, जो भी नंबर आकर के यहाँ पर 0 बना देगा, बस वही हमारा HCF हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आकर के किसने 0 बनाया बेटा, 45 ने 0 बनाया। तो जब 45 ने 0 बनाया है तो हमारा जो HCF है वो हमारा हो जाएगा 45, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। तो ध्यान समझिएगा, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी आपको बहुत ध्यान समझना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, यानी बी वाला नंबर का, यानी बी नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है 196, ठीक है, 196 और 38,220, ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसको भी किस पर करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, अब इस प्रकार आप देखिएगा, बस नए तरीके समझिएगा। जैसे कि हमें क्या करना है, 196 देखिए छोटा है, ठीक है, 196 छोटा है, तो 196 छोटा है तो बड़ा क्या है, देखिए चाहे ऐसे लिख सकते हैं, 196 छोटा है, अब बड़ा क्या हमारा है, बड़ा है हमारा 38 और 220 हमारा बड़ा है, समझ रहे। देखिए तभी बड़ा वाला मुंह इसकी तरफ है, छोटा वाला मुंह इसकी तरफ है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, 196 को लिखेंगे बाहर, ठीक है, 196 को बाहर, और अंदर किसको लिखेंगे 38,220 को। अब 196 से हम ऐसा भाग करेंगे ताकि हमारा 38,220 कट जाए। तो इसका लिए देखो, ये बेटा तुम्हारा एक बहुत बढ़िया ही सवाल है, इसमें जो पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा 195 पूरा पूरा पड़ जाएगा। कितना पड़ जाएगा बेटा, 195 पूरा पूरा कट जाता है, क्योंकि अगर इसमें हम कम डालते हैं तो हमारा नहीं कटेगा, या अधिक डालते हैं तो नहीं कटेगा, या अगर हम यहाँ पर और कुछ कम जैसे 2 4 6 8 कुछ भी डाल देते हैं तो हमारा ये भाग नहीं हो पाता। तो हमारा हम इसमें 195 डालेंगे। तो जब 195 डाला, अब 195 की जब 196 से गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देख लें तो बेटा 38,220 ही आएगा। इस प्रकार ये पूरा पूरा कट जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, बताइए इतनी बात बेटा क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम 19 या 9 या 5 या 8 कुछ नहीं डाल सकते, यहाँ पर हमें 195 ही डालना पड़ेगा। अब देखिए गुणा करने की ट्रिक, आप 196 के 195 गुणा करके देख लें, इतना ही आएगा। अब बस हमारा सवाल हो गया। करना क्या हमें, करना हमें यह है
कि यूक्लिड विभाजन से दिखाना है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना हमें, इसमें स्टेप बनानी है। तो चलिए बना देते हैं। यहां पर हम स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया जिसको भाग किया जाता है, तो किसको यहां पर भाग किया गया, यहां पर भाग किया गया 38 और 220 को, तो इसके बराबर हम लिखेंगे। कितने से भाग किया, 196 से, तो रख देंगे 196। इतनी बात क्लियर है। और कितने बार गए बेटा, 195 बार गए, तो 195 बचा कितना, शेषफल कितना था, 0, तो 0। और मैंने अभी आपको बताया था, बताया कि नहीं बताया, जो भाग जहां पर करते हैं और जो जिसको 0 बना देता है वही हमारा एलसीएम होता है, सॉरी एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ जो है वो कितना आएगा, वो आ जाए 196, और यही हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जो 0 बना देगा वही हमारा एचसीएफ होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ध्यान समझिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कितना था, यहां पर ध्यान दें, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। यानी सी खंड में क्या लिखा था कि 867 और कितना है 255, इतना है, ठीक है, 867 255। तो देखिए इसको भी इसी प्रकार करेंगे, इसको भी इसी प्रकार करेंगे। क्या देखना हमें इसमें, देखना यह है कि इसमें 867 जो है वो बड़ा है और 255 जो बेटा वो हमारा छोटा है। देखिए तभी बड़ा वाला मुंह 867 की तरफ और छोटा वाला मुंह 255 की तरफ। तरीका वही अपनाएंगे, कितने से भाग करना, हमें 255 से भाग करना है, और किस में भाग करना है, 867 में भाग करना है। इतनी बात बेटा क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, 255 से 867 में भाग करना है। अब यहां पर हम कितना डालें ताकि 867 से अधिक ना हो पाए। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। आप इस प्रकार करना है, जैसे पहले आप 255 ले लेना, तरीका पूरा समझिए, 255 ले लेना, और इसमें देखिए पहले आप 2 से गुणा करके देख लेना, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 0, हाथ से लगेगा 1, 2 पंच 10 11 का 1, हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5, 510 ही हो पाया। इसका मतलब बहुत कम जा रहा है, तो लगभग में कितना पड़ जाएगा, 3 पड़ जाएगा। कितना पड़ जाएगा, लगभग में 3 पड़ जाएगा। ठीक है, आप पहले गुणा करके देख लें, उसके बाद डालें। हमें पता 3 पड़ जाएगा, तो चलिए यहाँ पर 3 हम डाल देंगे। अब 3 की गुणा करो कितना, 53 15 के 5, हाथ से लगेगा 1, 53 15 1 16 के 6, हाथ से लगा 1 3 6 1 7। देखिए 765 आया, जब हमने 3 डाला 765 आया। अब आप कहोगे सर जी जब आपने 3 डाला तो 765 आया, आप 3 पर ही क्यों रोक रहे हैं, आपने 4 क्यों नहीं डाला। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यानी 255 में अगर हम 4 डाल देंगे, यानी 4 पंचे 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो बेटा कितना आ जाएगा, 10 और 20 यानी 1020 हो जाएगा। कब, अगर हम 4 डाल देंगे, अगर हम 4 डाल देंगे तो 1020 हो जाएगा। जबकि हमें 867 से अधिक नहीं लेना है, आपको यहाँ पर इतना डालना है, इतने बार डालने हैं ताकि इससे गुणा करने पर 867 से अधिक ना हो। तो देखिए हमने 4 आपको डाल के दिखाए, तो कितना हो जाए, 1020 हो जा रहा। तो ये डालना हमारा बिल्कुल ही गलत होगा, इसको मुझे नहीं डालना। क्या डालना है, 3 डालना, तभी हमने यहाँ पर 3 को डाल दिया। अब ध्यान से कितना बचा, 7 से जब 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 6 से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पहुंच जाएंगे, यूक्लिड विभाजन से भी तो समझाना हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यानी पहली स्टेप हमारी बन चुकी है, स्टेप फर्स्ट हमारी बन चुकी है। तो पहली स्टेप में मैंने क्या किया अभी मैंने आप समझा, यानी अंदर वाला लिखते बाहर, यानी 867। फिर क्या लिखेंगे हम, बराबर 867 बराबर किसके, जिससे भाग किया यानी 255, तो लिख देंगे 255। कितने बार गए 3, तो लिख देंगे यहाँ पर 3 प्लस कितना शेषफल बचा 102, तो 102। इस बार हमारी एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने आपको सिखाया इससे भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, जो इधर है हमारा कितना है 255 को अंदर लिख देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको उससे भाग करेंगे, जिससे भाग किया था 255। और जब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक ये 0 नहीं बन जाएगा। अब फिर से देखें कितना पड़ जाएगा, देखिए 102 है, तो अगर अब आप ऐसे समझ सकते हैं जब 102 है अगर आप यहाँ पर 3 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा, जबकि लाना कितना 255, तो 3 हमारा नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा बेटा, हमारा केवल 2 पड़ेगा। और 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सिपरियम सिपर और 2 एकम 2, यानी 204 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। जब यहाँ पर 204 हो जाएगा फिर घटाएंगे, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, अब 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 2 0 घट लिखा नहीं जाएगा। अब हमने स्टेप सेकेंड का भी काम कर दिया, तो स्टेप सेकेंड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और कैसे लिखे 255, तो 255 को बाहर लिखेंगे। और 102 कितना, कितने भाग के 102 से, तो यहाँ लिख देंगे 102। कितने बार गए 2 गए, तो गुणे में 2 प्लस कितने शेषफल बचा 51, तो यहाँ कर देंगे 51। इतनी बात बेटा क्लियर है। अब क्या करेंगे 51 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे 102 को, तो 102। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा पूरा कट रहा, कैसे कटा पूरा पूरा, अगर यहाँ पर हम 2 डाल देंगे तो 51 दूना होता है 102, तो 2 डाल दिया हमने, तो 2 से गुणा करोगे 51 की, तो ये हो जाएगा 102। और जब यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार मैंने स्टेप थर्ड का भी काम कंप्लीट कर लिया। कैसे 102 से 102 को बाहर, और कितने भाग के 51 से, तो 51 को अंदर, कितने बार गए 2, तो 2, अब प्लस क्या बचा 0, तो 0। और मैंने अभी आपको सिखाया कि जो 0 बना देगा वही हमारा HCF होगा। तो अगर बात करें यहाँ पर हम HCF की, तो वो हमारे पास रहेगा यहाँ पर ये 51। इतनी बात क्लियर है, कितना रहेगा बेटा 51 रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास HCF। अरे HCF का मतलब क्या होता है, देखिए वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं, HCF का मतलब होता है, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा वही होता है जो मैं इस प्रकार भाग करता हूं, जो लास्ट में आकर के 0 बना दे, जो लास्ट में आकर के 0 बना दे वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर 0 51 ने बनाया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ठीक बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो ठीक बेटा, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।